वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से ऋग्वेद की रचना काल को ऋग्वैदिक काल तथा अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यकों की रचना काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप पर लौह युग की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त लौह उपकरणों से हमें इस बात की पुष्टि होती है। तांबे और कांसे से कहीं ज्यादा मजबूत लोहे के औजारों और हथियारों ने जंगलों को आसानी से काटा और कृषि के उत्पादन को भी धीरे धीरे बढ़ाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल में आर्थिक और राजनीतिक विकास को क्रांतिकारी रूप से गति मिली। उत्तर वैदिक काल में हुए इस गतिमान विकास और विस्तार के कारण वैदिक सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी भारी परिवर्तन आया। आज के इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल में हुए इन्हीं सब विस्तारों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा आर्थिक बिंदुओं के आधार पर भी उत्तर वैदिक काल को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में हुई लोहे की खोज ने आर्यों को भारत के मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र की ओर विस्तार करने में मदद की। अब आर्य संस्कृति का केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश से हटकर कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब के उत्तरी क्षेत्र तक आ गया। सतपथ ब्राह्मणों की कथा में आर्यों के सदानीरा नदी के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ पूर्वी हिमालय में पड़ने वाले त्रिककोट, क्रांच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख भी उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जन, जो कि आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, उत्तर वैदिक काल में वो और बड़ी होकर जनपद कहलाने लगी। पांचाल, जो कि पहले एक कबीला हुआ करता था, वो उत्तर वैदिक काल का सबसे विकसित प्रदेश बन गया। राज्यों का आकार बढ़ने से राजा का महत्व, शक्ति और अधिकार भी काफी विस्तृत हुए। अब राजा का पद लोक नियुक्त न होकर पूर्ण रूप से वंशानुगत हो गया। सभा और समिति जैसे जनतंत्रों का महत्व इस काल में काफी कम हो गया। राजा की इस दैवीय उत्पत्ति का सबसे पहला वर्णन ऐत्रीय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अधिकारों की वृद्धि होने के कारण राजा, सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी हुआ करते थे, उनकी संख्या में भी अब काफी बढ़ोतरी हुई। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निन अर्थात अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। बलि, जो कि ऋग्वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, वो भी उत्तर वैदिक काल में नियमित कर के रूप में विकसित हो गया। इसके साथ ही राजा की सेना और युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों की संख्या भी काफी सीमा तक बढ़ गई, लेकिन पूर्णतः विकसित सेना का विकास होना अभी बाकी था। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि समाज आज भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति में अब भारी गिरावट आ चुकी थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार पूर्णतया प्रतिबंधित हो गए थे। उनका पिता की संपत्ति से अधिकार भी अब छीन लिया गया था। स्त्रियों को यज्ञ तथा सभा में प्रवेश के लिए वंचित किया जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कुपड़ तथा समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था, जो कि कर्म पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते
जन्म पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी आनुवंशिक हो गए, जिससे कि समाज में कई श्रेणियों का विकास हुआ और वो श्रेणियां कठोर से कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में यज्ञों का महत्व अधिक बढ़ जाने से ब्राह्मणों के वर्चस्व और विस्तार में काफी वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में समाज पूर्णतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, जबकि शूद्रों को इस अधिकार से वंचित किया गया था। यहीं से शूद्रों को तुच्छ दृष्टि से देखने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। वैसे तो शुरुआत से ही वैश्य कर चुकाया करते थे और उस कर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना जीवन बिताते थे और शूद्र अन्य तीनों वर्णों की सेवा में अनावरत लगे रहते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में एक और नई व्यवस्था देखने को मिलती है और वो व्यवस्था है गोत्र व्यवस्था। इसके साथ ही हमें उत्तर वैदिक काल में एक और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो कि आश्रम व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत मानव के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 भागों में बांट दिया गया था। इसके साथ ही संस्कारों के 16 और विवाह के 8 प्रकार हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय बन गया और इसका प्रमुख कारण था लोहे की खोज। इस काल में लोहे से बने उपकरणों की सहायता से कृषि कार्य में सहजता आई। फसलों की संख्या और उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, जिसके फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य में भी विशेष विस्तार हुआ। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई की क्रियाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में ज्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन होने लगा। इस काल के लोग विभिन्न प्रकार के मुद्राओं का उपयोग किया करते थे। मृद भांडों को बनाने के लिए कुम्हार उद्योग भी अब बड़े पैमाने पर विकसित होने लगा। तांबा, लोहा, स्वर्ण, कांसा और शीशे जैसी धातुओं का प्रयोग भी उत्तर वैदिक काल के लोग करते थे और इन धातुओं को गलाने का उद्योग भी उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका था। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन को लेकर सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि ऋग्वैदिक काल प्रकृति पूजक समाज था, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांडों के साथ साथ नर बलि और पशु बलि भी प्रचलित हो गए थे। इंद्र और अग्नि, जो कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, उनका महत्व कम होकर प्रजापति, रुद्र और विष्णु का महत्व बढ़ गया था। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का भी आभास मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।